आज व्यू 360 में क्या पाक अफगान सरहद पर झड़पें दोनों ममालिक के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात की अक्कास हैं। कतर में होने वाले आलमी फुटबॉल के मुकाबले अब आखिरी मराहिल में, लेकिन शायकीन को टिकट्स के हुसूल में मुश्किलात। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी मांगे हम अदा कर देंगे। और जानेंगे कि फिश केज कल्चर क्या है और इससे मछलियों की अफजाइश कैसे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ 1.5 मरले के केज से हम ले रहे हैं 1500 से 2000 केजी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर फायरिंग के कई वाक़यात सामने आ चुके, जिनमें कई जानें ज़ाया हुई। चमन के स्पिन बोल्दिक बॉर्डर क्रॉसिंग पर होने वाले हालिया वाक़े में भी 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 2500 किलोमीटर से भी लंबी सरहद है और इस पर 18 ज़मीनी गुज़रगाहें हैं, लेकिन स्पिन बोल्दिक और तुरखम बॉर्डर सबसे मसरूफ़ तरीन और अहम तजारती बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम इस माली साल की पहली तिमाही के सरकारी आदाद शुमार का जायज़ा लें तो जुलाई से अक्टूबर तक दोनों मुल्कों में तिजारत का हजम $74 करोड़ से भी ज़्यादा रहा। लेकिन इन सरहदी झड़पों के बाद अब बॉर्डर खोल दिया गया है और वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस के नेमतुल्लाह सरहदी कुछ देर पहले तक चमन बॉर्डर पर मौजूद थे। उन्होंने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। जी, इस वक्त मैं पाक अफगान सरहद बाबिदुस्ती के मकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त सरहद खुला है और लोगों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। जो अफगानिस्तान से यहाँ पर लोग दाखिल होते हैं पाकिस्तान में, उनको ज़रूरी चेकिंग के मराहल से गुजारने के बाद फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। और जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले लोग हैं, उनको भी इसी तरह इन मराहल से गुजारने के बाद फिर अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाती है। 3 दिन कबल इतवार के रोज़ यहाँ पर जो सरहद पर पाक फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान झड़पें हुई थी, उसमें यहाँ पर कुछ गोले सिविलियन आबादी पर आकर गिरे थे, जिनसे जो अमवात हुई उनकी तादाद यहाँ पर जो अस्पताल जा रहे हैं उनके मुताबिक 7 अमवात हुए हैं। 7 मकामी शहरी जांबाक हुए, उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त चमन शहर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है और पाक अफगान सरहद पर भी हालात नॉर्मल है। और जो जिन इलाकों में पाक फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान झड़पें हुई थी, वहाँ पर भी इस वक्त खामोशी है। झड़पों के दौरान यहाँ पर सरहद को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा खोल दिया गया। और सरहद से जो तजारती अमवाल के से भरे हुए जो ट्रक है वो भी इस वक्त देखे जा रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर जो मेरी पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम से बात हुई है, उनका कहना था कि इस झड़पों के बाद पाकिस्तान की जानिब से इस सरहद पर मज़ीद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो गोले मकामी आबादी पर आकर गिरे थे, उस पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया था, उसमें अफगानिस्तान को तंबीह किया गया था कि आइंदा ऐसे वाक़यात सरहद पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम होने चाहिए कि सरहद पर जब झड़पें होती है सिविल आबादी को बिल्कुल निशाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जानिब जो मेरी पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि इन झड़पों के दौरान उन्होंने अतलवसी कोशिश की कि वो सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाए। जो अफगान तालिबान पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी हदूद का मामला नया नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर लगाई गई बाड़ को तालिबान की तरफ से उखाड़ने के वाक़यात भी हो चुके। कई मुबस्सिरीन को उम्मीद थी कि तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। USIP से मुंसलिक असफंदियार मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात मुश्किलात से दो चार क्यों हैं। असफंदियार, दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का ये तबादला, क्या अब ये समझा जाए कि ताल्लुकात मुकम्मल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं? जी शुक्रिया असद। देखें, रिलेशंस में काफ़ी टेंशन रही है पिछले 1 साल से, और पिछले 6 माह में हम देखते हैं कि रिलेशंस की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। जो ये रीसेंट बॉर्डर इंसिडेंट है, ये डायरेक्टली हम इसको ट्रेस कर सकते हैं तालिबान की इस पोजीशन से कि वो इस बॉर्डर को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये बॉर्डर अनसेटल्ड है और हम इसकी जो पाकिस्तानी पोजीशन है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपने बाढ़ का मेंशन किया,
وہ باڑ کے بھی بہت شدید مخالف ہیں، اور انہوں نے جس طرح باڑ کو کئی جگہوں سے اکھاڑا، ان کی اوورآل پوزیشن یہ ہے کہ یہ باڑ یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں۔ طالبان ٹی ٹی پی کی فورس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح کی انہوں نے سیاسی پناہ دے رکھی ہے افغانستان کے اندر، اور ٹی ٹی پی کے حملوں میں پچھلے کچھ عرصے میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ مل ملا کر یہ بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان میں ایک خواہش بہت عرصے سے رہی ہے، ابھی بھی شاید ہے، کہ طالبان کی حکومت کسی طریقے سے نارملائز ہو، طالبان کی حکومت سکسیڈ کرے، اور اس کی ریکگنیشن کے لیے بھی پاکستان کافی کوشش کر چکا ہے۔ اس میں ایک چیز اگر ہم جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کسی نہ کسی لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی ہے، تو کیا یہ واقعہ نچلی سطح پہ سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے فقدان کی وجہ سے؟ دیکھیں، اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے وہ رابطے میں تو رہتی ہے، لیکن ان جو اعلیٰ قیادتیں ہیں وہ بالکل الائن نہیں ہیں ان معاملات کے اوپر، اور طالبان کی طرف چند لیڈر تو پاکستان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چند ان کے ایسے لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ سو within their ranks بھی جو ہے وہ ڈفرینس آپ سمجھتے ہیں کہ ہے۔ تو افغانستان نے اب اگر ہم دیکھیں تو اپنی جو سرحدیں ہیں وہ ایران، ازبکستان، ترکمانستان کے ساتھ بھی کھول رکھی ہیں، لیکن ان سرحدوں پر ایسے کوئی واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، اپیرنٹلی شاید میری نظر سے نہیں گزرے۔ تو پاکستان کے ساتھ یہ تواتر سے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہی ہم اگر جاتے ہیں اوریجنل جو آپ نے کہا کہ بارڈر کو نہیں مانتے یہ اس والے کو؟ جی، یہ بارڈر ڈسپیوٹ پاکستان کے ساتھ خاصہ شدت ہمیشہ سے افغان سیاست میں اس کی ایک اہمیت رہی ہے، میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ طالبان کے ابھی تک بارڈر کنٹرول میکنزمز جو ہیں وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ نیسنٹ ہیں، ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی چند لوکل فرکشنز ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنازعات بعض اوقات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جی، تو ان واقعات کے باوجود اگر ہم دیکھیں گے تو پچھلے 1.5 سال میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان کو پاکستان سے ہونے والی تجارت سے جو آمدن ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ بارڈر بند ہونے سے نقصان دونوں طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ برابر شاید ہوتا ہے، تو پھر دونوں مستقل کوئی حل نکالنے کے اس پہ غور کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی ڈسکشنز زیر غور ہیں یا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جو اوورآل تجارت کا حجم ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے ابھی بھی کافی کم ہے، لیکن جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان پاکستان میں بہت کچھ چیزیں ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں، خاص طور پہ کول، ان کی ایکسپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں کول کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پاور کے لیے، سیمنٹ فیکٹریز کے لیے، اس سے طالبان کو کافی زیادہ فائدہ ہے۔ اور آئی تھنک لاجک تو یہی کہتا ہے کہ جب ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان حالات کو ٹھنڈا رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ اسفندیار میر، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور آف کورس ایک انالیسز آپ کا اس طرح کا کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو تعلقات ہیں شاید ایک خواہش تو ہے لیکن اپیرنٹلی شاید اس پیٹرن پہ جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ بہت شکریہ۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA+ پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA+ پر۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد گزشتہ 1 سال کے دوران بہتر مستقبل اور اچھے روزگار کی تلاش میں ہزاروں افغان باشندوں نے پاکستان کا رخ کیا، مگر پاکستان میں ان کی بڑی تعداد کو روزگار، ویزا اور رہائش جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے جیسے دوسرے تارکین وطن جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ان کے مسائل کو انفیکٹ سامنے رکھتے ہوئے ایک افغان شہری نے راولپنڈی میں افغان ریفیوجی ایجوکیشن سینٹر کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے میں دیگر علوم کے ساتھ اردو زبان بھی سکھائی جا رہی ہے۔ نظر الاسلام اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں۔ سارا نشاط کا تعلق افغانستان کے صوبہ پنجشیر سے ہے۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تب وہ 12ویں جماعت کی
तालिबा थीं। तालिबान के ज़ेर हुकूमत अफ़गानिस्तान के हालात देखकर उनके ख़ानदान ने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया। तालीम भी नहीं थी और ये जॉब पे पाबंदी थी और लड़ाई भी थी, इसलिए हम नहीं इधर आए। 18 साल सारा कपड़ों की सिलाई करके अपने ख़ानदान का हाथ बटाने की कोशिश कर रही हैं। ताहम उर्दू ज़बान का ना आना ग्राहकों से बातचीत में रुकावट बनता था। इस मसले का हल निकालने के लिए उन्होंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ एजुकेशनल सेंटर में दाखिला लिया। स्कूल हमको बहुत हेल्प किया, हमको ये उर्दू नहीं आती थी। हमने इधर जो ये स्कूल है हम बहुत खुश हो गई कि हमको उर्दू सही होगी। फिर उधर हमने सिखाया, उर्दू सिखाया, फिर हमारी लैंग्वेज भी सही होगी और प्रॉब्लम कम हो गई। हम भी काम भी कर सकती है अभी और लोग के साथ बात भी कर सकती है। इस स्कूल में 400 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जहाँ वो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों के साथ साथ कंप्यूटर और दीगर उलूम भी सीख रहे हैं। एक ही जगह रहते हुए मुझे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा, जैसे कि ज़हनी कोफ्त और डिप्रेशन। मैं बाहर नहीं जा सकती थी। यहाँ आकर मुझे एक अच्छा मौका मिल गया है कि मैं अपनी अंग्रेज़ी को मज़ीद बेहतर बना सकूँ, मैं काम कर सकूं और डिप्रेशन जैसे मसाइल से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकूं। मैं यहाँ कंप्यूटर सीखने आती हूँ। मुझे कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक़ था। मुस्तकबिल में मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी और काबिल अकाउंटेंट बनूँ। इस स्कूल की ख़ास बात यह है कि यहाँ उम्र की कोई क़ैद नहीं है। यहाँ शॉर्ट कोर्सेज़ कराए जाते हैं। माहाना फ़ीस 1000 रुपये मुकर्रर है। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि एक साल के दौरान यहाँ आने वाले बड़ी तादाद में तलबा ने अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के वसीले बनाए हैं। मैं इधर सारे अफ़गान पीपल देखा करे कि परेशान है, टेंशन ज़्यादा है, तालीम नहीं है। मैं इधर अकादमी खोला करे कि इधर तालीम करे, लैंग्वेज तालीम करे कि ख़ुद रोज़गार ठीक करे, उधर फ्यूचर ठीक हो गया। अफ़गान रेफ्यूजीज़ एजुकेशनल सेंटर के मैनेजर अब्दुल गफ़ार इब्राहिम का कहना है कि रावलपिंडी में अफ़गान शहरियों की मुश्किलात देखकर उन्होंने रवां साल फरवरी में इस सेंटर की बुनियाद रखी। अगरचे इस सेंटर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इसे खोलने के लिए उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं ली है, ताहम वो चाहते हैं कि ऐसे सेंटर्स दूसरे शहरों में भी हों जिनसे अफ़गान तारकीन वतन की मदद हो सके। इधर सारा निशात का कहना है कि हालात और माली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वो आर्जी तौर पर दर्जी का काम तो कर रही हैं, लेकिन ये उनकी मंजिल हरगिज़ नहीं, और वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने मुल्क के हालात में तब्दीली के लिए कुछ कर सकें। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, रावलपिंडी। जाल लगाकर मछलियां पकड़ी जाती हैं, ये तो शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन जाल में मछलियां पाली कैसे जा सकती हैं, आज आपको हम ये दिखाते हैं। कुदरती पानी में मछलियों का जाल लगाकर 1 एकड़ की पैदावार सिर्फ 300 स्क्वायर फीट से कैसे हासिल की जा सकती है। पंजाब फिशरीज़ की तरफ से सूबे के डैम्स, बैराजेस और नहरों में मछलियों की अफजाइश का मंसूबा उन अफराद के लिए अपना कारोबार शुरू करने का एक बेहतरीन मौका बन सकता है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं और कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल की भी कमी है। फ़िश केज कल्चर क्यों फ़रोग़ पा रहा है, समन खान ने जानने की कोशिश की। दरियाए चिनाब पर कादराबाद हेडवर्क्स से मुंसलिक इस 20 फुट गहरे तालाब में पाइप से तैयार करदा ढांचे पर कितार दर कितार बंधे ड्रम्स के अंदरूनी इतराफ में जाल लगाए गए हैं, जिनमें नादिर खान गुज़िश्ता 2 सालों से मछलियां पाल रहे हैं। फिश केजेस कल्चर नामी ये तरीका उनके लिए कदरे नया है। यूँ तो वो 10 सालों से फिश फार्मिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं। ठेके पर हासिल की गई जमीन पर मसनूई तालाब बनाना, बिजली की मोटर लगाकर उसे पानी से भरना और फिर मछली के मतलूबा साइज तक पहुंचने पर उसे तालाब से निकालने के लिए 25 से 30 मजदूरों की मदद हासिल करना उनके कारोबार का हिस्सा था। लेकिन जाल में मछली पालने के तरीके ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। फार्म है और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए होते हैं और पर एकड़ 70-80 हज़ार रुपये उसका ठेका होता है, तो उसको फिर बनाना भी पड़ता है, फिर उसमें पानी भी डालना पड़ता है बिजली का, और इसमें तो पानी कुदरती पानी है।
महकमा माही परवरी पंजाब मछलियों की पैदावार बढ़ाने के लिए फिश केज कल्चर के इस तरीके को हुकूमती सब्सिडी प्रोग्राम के तहत फरोग दे रहा है। मंसूबे के तहत 5000 केजेस में से तकरीबन 1000 से जायद केजेस 80% सब्सिडी के साथ फार्मर्स को फ्राहम कर दिए गए हैं और एक फार्मर इस स्कीम के तहत 10 केज ले सकता है। एक केज 3 लाख का है तो 10 केज 30 लाख के हो गए और 30 लाख में से 24 लाख गवर्नमेंट ने पे करना है उस कंपनी को जो लगा के देगी और 6 लाख फार्मर ने पे करना है। इसकी जो मलकियत है वो फार्मर की है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो फार्मर की है। हम तो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ताकि फार्मर जो है अपने तौर पे इसकी अफादियत को जानते हुए वो खुद अडॉप्ट कर लें। 20 बाय 20 फुट के केज में बिछाए गए 10 फुट के जाल में बेक वक्त 15,000 मछलियां परवरिश पाती हैं। महकमा माही परवरी पोटोहार खित्ते में महकमा इरिगेशन के 66 छोटे डैम्स जबकि सूबे के कुदरती दरिया, नहरों, झीलों और तालाब के पानी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल में ला रही है। स्मॉल डैम्स में पहले खुली जो ओपन मछली है उसमें वो फी एकड़ कोई 100 केजी के करीब हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। फार्म में 1 एकड़ में हम ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2500 केजी या 3000 केजी, जबकि यहाँ 1.5 मरले के केज से हम ले रहे हैं 1500 से 2000 केजी। किसानों को उम्मीद है कि इस मंसूबे से ज़राई ज़मीन और ज़मींदारों को भी फ़ायदा होगा। ज़मीन है वो बच जाएगी, यानी मुंजी, कनक, कमाद जो भी लगाना है फसल, सारा एरिया 5-10 साल पहले इतना मछली फार्म में नहीं थी, सब लोग मछली फार्म की तरफ आ गए। ये गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया है, सोच लिया है। बेशतर फार्मर्स को रोज़ाना की पैदावार मंडी ले जाकर फ़रोख्त करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। ज़्यादातर मंडियों में जाती थी मछली, तो हमने इधर सेल पॉइंट भी बना लिया। कुछ इधर से पीस ले आते हैं, निकाल के बॉक्स में डालते हैं उनके सामने, तो वो ज़िंदा इधर से जो है ना वो फ्रेश लेकर जाते हैं। महकमा फिशरीज पंजाब के मुताबिक फंडिंग ना होने के बाइस केजेस की तकसीम 2025 तक मुकम्मल होगी। इस मंसूबे से फ़ायदा उठाने वालों में फिशरीज के मजमून में तालीम याफ्ता लोगों समेत रवायती माहीगीर भी शामिल हैं, लेकिन तजर्बा ना रखने वाले अफराद के लिए महकमा 15 दिन की तरबियत का अहतमाम भी करता है और मंसूबे के दौरान फार्मर्स को रहनुमाई भी फ्राहम कर रहा है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कादराबाद। और आज फुटबॉल की दुनिया से सबसे बड़ी खबर, आज का सेमीफाइनल मैच। दुनिया भर से शायकीन फुटबॉल के वर्ल्ड कप मुकाबले देखने के लिए कतर पहुंचे हुए हैं। इस मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल क्रोएशिया और अर्जेंटीना के दरमियान आज हो रहा है। कतर में होने वाले फीफा के इस इवेंट के टिकट्स इंतहाई महंगे दामों बिके हैं। दोहा से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। फुटबॉल के खेल से गहरी दिलचस्पी रखने वाले शायकीन कतर में हैं ताकि वर्ल्ड कप को खुद अपनी आंखों से देख सकें और अपने मुल्क की टीम की हौसला अफजाई कर सकें। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि उन्हें मुनासिब कीमत वाले टिकट हासिल करने में दुश्वारी का सामना है। अर्जेंटाइन पोलैंड के मैच के टिकट के लिए वो $800 मांग रहे थे। फीफा ने जिसकी कीमत $70 रखी थी। ये वो कीमत है जो मुनाफे के लिए टिकटों का कारोबार करने वाले एक शख्स ने मेटायस मोरसिना को बताई, जो अपने मुल्क की टीम का खेल देखना चाहते थे। सिर्फ वही नहीं, फुटबॉल के बहुत से शायकीन का कहना है कि वो फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट खरीदने से कासिर रहे, हालांकि वो दस्तयाब थीं। VOA के नामा निगारों ने बजाते खुद इस मसले का मुशाहिदा किया और मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद वो दस्तयाब टिकट खरीदने में नाकाम रहे, जो कि बज़ाहिर वहाँ मौजूद थीं। इसी वजह से कुछ परस्तारों को मजबूरन इन रीसेल पोर्टल्स पर जाना पड़ा। फीफा ने जिन कंपनियों को इजाज़त दी है वो तो उसकी अपनी वेबसाइट पर हैं, लेकिन कुछ और जैसे ताइकोम्बो और स्टबहब इंटरनेशनल भी हैं, जहां शायकीन बहुत ज़्यादा कीमत पर टिकट खरीद सकते हैं। मैच पर मुनहसर है, मगर एक टिकट $1000 तक भी हो सकता है, जो असल टिकट की कीमत से 6 या 7 गुना ज़्यादा है। कुछ लोग स्कैल्पर्स से भी टिकट खरीद रहे हैं, यानी वो लोग जो टिकट खरीद कर जमा कर लेते हैं, फिर उन्हें स्टेडियम के बाहर ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं। लेकिन ये टिकट न सिर्फ बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात जाली भी होते हैं। मैं टिकट ज़ख़ीरा करने वालों और मुनाफे के लिए बेचने वालों दोनों का दुश्मन हूँ, एक सख्त दुश्मन। स्कैल्पर से खरीदने का मतलब इस तरीक़ेकार को फ़रोग़ देना है। फीफा की वेबसाइट ये कहती है कि वर्ल्ड कप के टिकटों की आखिरी मिनट की फ़रोख्त उसी वक्त की जाती है और ये पहले पाइये की बुनियाद पर मखसूस होती है। गो के शायकीन का कहना है कि ये मायूस कुन है। बहुत से लोग एतराफ़ करते हैं कि वो अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए सरकारी कीमत
سے کہیں زیادہ رقم ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ بالکل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی مانگے ہم ادا کر دیں گے اور اپنی ٹیم اور عرب دنیا کی مدد کے لیے جائیں گے۔ اور زیادہ قیمتیں خواتین پرستاروں کے اس گروپ کو نہیں روک سکیں، جن سے ہم نے کینیڈا کے خلاف مراکش کی جیت کے بعد بات کی تھی۔ مراکش باشندوں نے مراکش کے لیے ادائیگی کی، ہم اس میچ کی حمایت پر بہت خوش ہیں۔ کیلر سپورٹس اسٹڈی کے مطابق جو لوگ سرکاری قیمتوں پر ٹکٹ خریدنے کے قابل ہوئے، انہوں نے بھی 4 سال پہلے روس میں ہونے والے ورلڈ کپ کے مقابلے میں 40% زیادہ قیمت ادا کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قطر میں ہونے والے یہ اب تک کے ورلڈ کپ کے مہنگے ترین گیمز ہیں۔ ایکوپو لوئیزی کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں الیکٹرک کارز کی۔ توانائی کے بین الاقوامی ادارے IEA کے مطابق اس سال دنیا بھر میں فروخت ہونے والی 13% کاریں الیکٹرک ہوں گی۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں آج کل الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک کارز انڈسٹری نے ماضی میں ان گاڑیوں میں آنے والے تکنیکی مسائل کو بہت حد تک دور کر لیا ہے۔ ٹویوٹا نے 1997 میں جاپان میں اپنی پیٹرول الیکٹرک ہائیبرڈ کار پریس متعارف کرائی تھی، جو ایندھن کی بچت کے شعبے میں ایک سنگ میل تھی۔ لیکن پیٹرسن آٹوموٹیو میوزیم مارکیٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کی استعمال میں تیزی لانے کے لیے کریڈٹ ٹیسلا کو دیتا ہے، جس نے 2009 میں اپنے ماڈل ایس کی نقاب کشائی کر کے الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں یکدم اضافہ کر دیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ وہ کار ہے جس نے آٹوموٹیو انڈسٹری کو بدل دیا، جیسا کہ آج کل کہتے ہیں، نہ کہ ایک مکمل الیکٹرک انقلاب جس کا حصہ دنیا کی تقریباً ہر کار کمپنی ہے۔ تو اس کے آغاز کا سلسلہ اسی ماڈل کے متعارف ہونے کے بعد ہوا۔ لیکن ٹیسلا پہلی برقی کار بالکل نہیں تھی۔ سٹیونز کا کہنا ہے کہ کار ساز کمپنی کولمبیا کا 1908 کا یہ ماڈل سڑک پر چلنے والی بہت سی برقی گاڑیوں میں سے ایک تھا۔ سن 1900 کے آس پاس امریکہ میں فروخت ہونے والی تمام کاروں کا یہ تقریباً 40% حصہ تھیں، جو صاف ستھری، استعمال میں آسان اور سادہ تھیں۔ ان کو پیٹرول سے چلنے والی فورڈ ماڈل ٹی نے پیچھے چھوڑ دیا، جس کی بڑے پیمانے پر پیداوار نے لاگت کو کم کیا اور گاڑیوں کی صنعت کو بدل دیا۔ 3, 2, 1 فورڈ کا نیا F-150 لائٹننگ الیکٹرک ٹرک جو شمالی امریکہ میں فروخت ہو رہا ہے 4.5 سیکنڈ میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار تک پہنچ سکتا ہے۔ F-150 کے ٹاپ ماڈل 580 ہارس پاور کے ساتھ یہ فورڈ کی جانب سے لاس اینجلس آٹو شو میں نمائش میں پیش کی جانے والی الیکٹرک گاڑیوں کی کھیپ کا حصہ ہے۔ اس میں ڈیجیٹل ڈسپلے ہے جو آپ کو رینج، کارکردگی اور ٹائر پریشر بتاتا ہے۔ ٹرک کے اس ماڈل کے مقابلے میں دوسری گاڑیوں کی طرح سیفٹی اور نیویگیشن کے کمپیوٹرائزڈ فیچرز ہیں اور یہ ہنگامی حالات کے لیے بجلی فراہم کرتا ہے۔ حقیقت میں آپ ٹرک کی دیو ہیکل بیٹری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کو بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اہم خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ہمارے صارفین پرجوش ہیں۔ چارجنگ سٹیشن بنانے والی کمپنی کی ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بیٹریوں کو چارج کرنے کا محدود انفراسٹرکچر ہے۔ بہت تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے اور توسیع ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں امریکہ میں تقریباً 1 لاکھ چارجرز عوام کے لیے دستیاب ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ آج سڑک پر زیادہ تر کاریں پیٹرول سے چلتی ہیں، لیکن برقی گاڑیوں کی پیداوار بڑھ رہی ہے اور فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال ان کا عالمی سطح پر 13% تک پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ توانائی کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ ماحولیات کے لیے یہ ایک اچھا شگن ہے۔ مائک اوسلوین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اور اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔